नमस्कार दोस्तों। पिछले कालांश में हमने प्रकाश के परावर्तन के विषय में अध्ययन किया था। हम प्रकाश के विषय में चर्चा कर रहे हैं। प्रकाश के जो विभिन्न गुण हैं, उन विभिन्न गुणों का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। अतः एक श्रृंखला के रूप में हम प्रकाश को लेकर के चल रहे हैं। आज हम प्रकाश के अपवर्तन के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी जैसे गिलास में पानी रखा हो और उसमें एक पेंसिल डाल दी जाए, तो वो पेंसिल देखेंगे आप कि पेंसिल जिस स्थान पर पानी और हवा के बीच का एक तल बनता है, उस तल पर पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है या टूटी हुई दिखाई देती है। आइए इसको हम प्रैक्टिकल के रूप में देख लें। कालांश में हमने अध्ययन ये किया कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। एक समांगी पारदर्शी माध्यम है। उस समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो सीधी सरल रेखा में चलती हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, जिसका कि घनत्व पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम में जाने पर घनत्व की जो स्थिति होती है वो अगर डिफरेंट है, अलग है, तब प्रकाश की किरणें जो उनकी सीधी सरल रेखा में गति होती है वो अपनी गति से थोड़ा सा विचलन प्रदर्शित करती हैं। तो प्रकाश की किरणें जो अपनी दिशा में विचलन प्रदर्शित करती हैं, इसी विचलन की क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर पारिभाषिक रूप में देखा जाए तो पारिभाषिक रूप में हम कहते हैं कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं और प्रकाश की किरणों के एक माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में पारदर्शी माध्यम में जाने पर उनकी गति के आधार पे जो मार्ग से विचलन होता है, उस मार्ग के विचलन को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम हैं। जैसा कि प्रकाश के परावर्तन का नियम है, ठीक उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम हैं, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलन प्रदर्शित करती हैं। इसी मार्ग में विचलन करने की प्रवृत्ति को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए चित्र के माध्यम से हम प्रकाश के अपवर्तन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश की जो किरणें होती हैं वास्तव में सरल सीधी रेखा में गति करती हैं, लेकिन जब दो माध्यम होते हैं, जो दोनों माध्यमों में एक माध्यम सरल माध्यम होता है जिसे हम विरल माध्यम कह सकते हैं, दूसरा माध्यम पहले माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम होता है। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम के रूप में आइए हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि एक वायु से कोई प्रकाश की किरण जब कांच में प्रवेश करती है तो वायु जो होता है, वायु का घनत्व कांच के घनत्व की अपेक्षा कम होता है। इस तरह से वायु को हम विरल माध्यम कहते हैं और कांच को हम सघन माध्यम कहते हैं। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण इस तल पर, जो कि विभाजक तल होता है, विभाजक तल पर जब प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर पड़ती हैं, उस बिंदु से आगे जब वो सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतित बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, जो आपतित बिंदु पर अभिलंब खींचा जाता है, उस अभिलंब के सापेक्ष यदि देखें तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अर्थात प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तब सघन माध्यम में वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। आने वाली जो किरण होती है, जो प्रकाश की किरणें उस तल पर पड़ती हैं, आपतित बिंदु पर पड़ती हैं, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और आपतन के पश्चात दूसरे माध्यम में जो किरण निकलती है बाहर की तरफ,
उसे अपवर्तित किरण कहते हैं, जिसका मार्ग पहले किरण की मार्ग से विचलित मार्ग होता है, इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। यह तल विभाजक तल पर यदि हम अभिलंब खींचे तो हम ये देखते हैं कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण जो होते हैं, इनका इस अभिलंब के सापेक्ष जो कोण होता है, ये दोनों कोण अलग अलग होते हैं। जब कोई किरण सरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है और ये वैसे वर्षा होता है। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण का इस अभिलंब के सापेक्ष जो कोण होता है, इनमें भी एक संबंध होता है, जैसा कि प्रकाश के परावर्तन में संबंध होता है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होते हैं, लेकिन अपवर्तन की क्रिया में आपतन कोण जो होता है और अपवर्तन कोण जो होता है, ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का जो अनुपात होता है, ये अनुपात निश्चित होते हैं, स्थिर होते हैं। ये अपवर्तनांक के नियम के अंतर्गत आते हैं, इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो यदि हम अपवर्तनांक के नियम को देखें तो पहला नियम ये होता है कि प्रकाश की किरणें जिस तल पर आपतित होती हैं और प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती हैं और उस आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये विरल माध्यम वायु है और सघन माध्यम कांच है, तो विरल माध्यम और सघन माध्यम को अलग करने वाली रेखा और इस पर खींचा गया अभिलंब, अर्थात ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम। अपवर्तन का दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण जो अभिलंब के सापेक्ष बनता है, आने वाली किरण आपतित किरण अभिलंब के सापेक्ष जो कोण बनाती है, इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के सापेक्ष निकलने वाली किरण जो अभिलंब के सापेक्ष कोण बनाती है, इसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। यह है अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण और अपवर्तित कोण, ये जो आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है, ये दोनों कोण का जो अनुपात होता है, यह अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसका कोसाइन जिसे कहते हैं कि ज्या, आपतन कोण अपवर्तन कोण दोनों कोणों की ज्या या साइन, जिसे हम साइन आई, इसे साइन आई और साइन आर, साइन आई और साइन आर दोनों का जो अनुपात होता है, ये कांस्टेंट होता है, एक स्थिरांक होता है और इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम, जिसमें कि साइन आई और साइन आर दोनों का अनुपात साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, एक स्थिरांक होता है और इसी स्थिरांक को हम स्नेल का नियम कहते हैं, जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसे अगर देखा जाए, यदि हम कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायु के सापेक्ष निकालना चाहें तो हम इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेफरेंस टू एयर इस तरह से लिखते हैं और इसका जो अनुपात होगा साइन आई अपॉन साइन आर, ये कांस्टेंट होगा और इसी को हम कहेंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर। यह अपवर्तनांक के दो नियम हुए। आपके मन में एक विचार आ सकता है कि कांच की अगर कोई वस्तु लें या मान लीजिए कि गुटखा लें, तो प्रकाश की जो किरणें होती हैं, स्नेल के नियम के आधार पर आप इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर सीधी रेखा में या अभिलंबवत पड़ती है, तो अभिलंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें जो है बिना अपना मार्ग बदले हुए वो जो है सीधे सीधे दूसरी ओर चली जाती हैं और उनका अपवर्तन नहीं होता है। हमारे दैनिक जीवन में
इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि हम दैनिक जीवन में देख सकते हैं। इनका क्रमशः हम अध्ययन करेंगे। आइए, जो प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि प्रकाश की किरणें यदि किसी चौकोर कांच के गुटके से प्रवेश करती है तो वो अभिलंबवत आने पर सीधे निकल जाती है, जबकि तिरछे पड़ने पर उसके प्रकाश के किरण का अपवर्तन होता है। उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश की किरणें जब सरल माध्यम से या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक इसके विपरीत प्रकाश की किरणों की गति की उत्क्रमणीयता होती है, उत्क्रमणीय होती है, अर्थात दो समांगी पारदर्शी माध्यम हो जिसमें एक सघन माध्यम हो, एक विरल माध्यम हो। तो जो प्रकाश की किरणों का मार्ग सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने का होता है, ठीक वही मार्ग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने का होता है। जैसा कि पहले चित्र ए में देखें तो ऊपर की तरफ वायु है और नीचे की तरफ कांच है। तो वायु से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो कांच में आकर के वो अभिलंब के सापेक्ष यदि देखा जाए तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन यही वैसा यदि हम विपरीत स्थिति में चित्र बी में देखें तो प्रकाश की किरणें जब कांच से वायु में जाती हैं, प्रकाश की किरणें जब वायु में जाती हैं तो आप ये तल देखें, जहां से ये विभाजक तल है, इस विभाजक तल पर जहां पर की आपतित किरण पड़ती है और इस पर अभिलंब खींचा जाए तो अभिलंब के सापेक्ष जो प्रकाश की किरणें गति कर रही हैं उन्हें यदि हम देखें तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर आने के बाद जब कांच, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे ही प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण जो होती है वो अभिलंब से दूर चली जाती है। अर्थात जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर चली जाती है, जबकि विरल माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण, यदि यही प्रकाश की किरण उल्टे फिर चले तो यह प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अर्थात दोनों माध्यमों में प्रकाश की किरण की जो गति होती है ये उत्क्रमणीय होती है। जिस तरह से प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है उसी तरह से उसी रास्ते से विरल माध्यम से सघन माध्यम में होकर के गति करती हैं और इनके अपवर्तन की क्रिया के पश्चात इनका मार्ग जो है वो नियत होता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कांच का गुटका लेकर के प्रकाश की किरणों के अपवर्तन की जो क्रिया होती है उस क्रिया को स्थूल रूप में हम जो है प्रयोग के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश की किरणों का जो अपवर्तन होता है उसमें स्नेल के नियम के अनुसार आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण का जो अभिलंब के सापेक्ष कोण होता है इनका अनुपात, जिसे ज्या कहते हैं, ज्या मीन्स साइन, और साइन का मतलब होता है कि लंब और कर्ण का अनुपात। जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बनते हैं इन कोणों की ज्या अर्थात इनके सम्मुख जो समकोण बनेंगे उस समकोण के लंब और कर्ण के जो अनुपात होंगे, कर्ण सबसे किसी समकोण की भुज की सबसे बड़ी भुजा, इन दोनों भुजाओं के और लंब की भुजाओं के जो अनुपात होंगे वो अनुपात सदैव स्थिर होंगे और इन्हें हम कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया को सिद्ध कर सकते हैं, जिसमें कि साइन आई बटे साइन आर बराबर एक कांस्टेंट होता है। जिस तरह से ग्लास और एयर का यदि देखा जाए तो यह लगभग 3/2 होता है अर्थात 1.5 होता है। तो इस तरह से हम अपवर्तनांक और अपवर्तन को जान सकते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में।
या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणों के जाने पर उनकी जो दिशा होती है उस दिशा में परिवर्तन का मूल कारण वास्तव में, जैसा कि हमने पूर्व में ये जाना है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है वो अलग अलग होती है। तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। इसलिए जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है। जैसे जैसे किसी माध्यम की सघनता बढ़ती है वैसे वैसे प्रकाश की चाल कम होती जाती है। और यही कारण होता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो अपने मूल जो दिशा होती है उस दिशा से विचलित हो जाती हैं। और ऐसा मुख्यतः प्रकाश की चाल के कारण होता है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल के कारण होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश स्नेल का नियम है प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है विभिन्न माध्यमों में। अतः अगर इसको देखा जाए तो प्रकाश की किरणों का हम प्रकाश की चाल पर निर्भरता समझ सकते हैं कि प्रकाश की चाल पर निर्भर होकर के ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। अर्थात हम देखें कि कांच का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है यह अपवर्तनांक रिलेटिव रूप से अगर देखा जाए तो वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल का एक अनुपात होता है। वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है जबकि कांच में प्रकाश की चाल कम होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल का जो अनुपात हम निकालते हैं यही अनुपात जो है एक अपवर्तनांक होता है। यह वायु के सापेक्ष कांच का ये अपवर्तनांक कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is a ratio with velocity of light in air divided by velocity of air in glass। तो कांच में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इन दोनों के प्रकाश की चालों में जो अनुपातिक अंतर है इसी अनुपात को हम अपवर्तनांक के रूप में जानते हैं। इस तरह से हम प्रकाश के अपवर्तन को समझ सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम जिन्हें आपने जाना कि प्रकाश की जो आपतित किरण होती है, अपवर्तित किरण होती है और आपतन बिंदु पर जो अविलंब होता है ये तीनों एक ही तल में होते हैं तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए प्रकाश की चाल के आधार पर जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं, चाहे सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो आपतित किरण का अभिलंब के सापेक्ष ज्या कोण और अपवर्तित किरण का अभिलंब के सापेक्ष ज्या कोण, दोनों कोण की ज्या या साइन, आपतित किरण की साइन और अपवर्तित किरण की साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अपवर्तनांक के बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है जिन्हें हम आगे की कक्षाओं में, आगे की क्लास में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।